नमस्कार दोस्तों, फर्मालोक के मंच के इस नए अंक में मैं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट कृष्णार्पित इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी प्रयागराज, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्मालोक के इस मंच से हम फार्मेसी जगत के उन विद्यमान हमारे जो मोती हैं, जो हमारे कोहिनूर हैं, जिन्होंने हमारे फार्मेसी जगत को बहुत कुछ दिया है और निरंतर उनके प्रयासों से फार्मेसी जगत जो है लगातार आगे बढ़ रहा है, ऐसे लोगों को हम आपके सामने लेकर के आते हैं और उनको हम सभी लोग उनसे काफी परिचित होते हैं, किंतु उनके जीवन के कुछ छुए और अनछुए पहलुओं को उजागर करने का ये मंच जो है हम प्रयास करते हैं इस मंच के द्वारा। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं फार्मेसी जगत की एक ऐसी विद्यमान मोती जिन्होंने न सिर्फ देश में अपितु विदेश में, फार्मेसी जगत में और हर क्षेत्र में, हमारे फार्मेसी फील्ड के हर क्षेत्र में अपना नाम किया है और उनकी वजह से हमारे बहुत सारे छात्र छात्राओं और फार्मेसी जगत के लोगों का मानवर्धन भी हो रहा है और उनका जो है बहुत सारा उनका ज्ञानवर्धन भी हो रहा है। तो आज की हमारी जो गेस्ट है वो है प्रोफेसर डॉक्टर स्वर्णलता सराफ मैम। नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। मैम, इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि मैम को तो परिचय की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे नए यंग बडिंग फार्मासिस्ट हैं, यानी कि जो हमारे नए छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने इस वर्ष या पिछले वर्ष एडमिशन लिया है फार्मेसी फील्ड में, उनके लिए मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय जो है वो पढ़ देता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर स्वर्णलता सराफ मैम वर्तमान में डायरेक्टर और प्रोफेसर पद पर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी डीन पद पर पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। मैम ने अपना बी फॉर्म IIT BHU, एम फॉर्म और PhD डॉक्टर HS गौर यूनिवर्सिटी सागर से कंप्लीट किया हुआ है और मैम के काफी सारे रिसर्च पेपर्स और पब्लिकेशंस हैं जो कि आप इंटरनेट पे या विभिन्न माध्यम के द्वारा उनसे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैम ने बहुत सारे कार्य किए हैं रिसर्च और अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में, जिसकी वजह से उन्हें एकेडमिक लीडरशिप लीप MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अवार्ड जो है वो प्राप्त हुआ। इसके अलावा मैम ने बहुत सारे ऑफिस असाइनमेंट भी किए हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर PCI, NAC, UGC, AICTE, NBA, इजरायली साइंस फाउंडेशन, किंग्स कॉलेज लंदन, ETC बहुत सारी जगहों पर मैम ने अपनी जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन वहां पर किया है। इसके अलावा ही प्राउड मेंबर मैम रही है डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज की और साथ ही साथ पहली वुमेन वाइस प्रेसिडेंट भी रही है मैम APTI की, IPA और FIP जैसे बहुत सारे संगठनों की। इसके अलावा मैम जब अपने स्टूडेंट जीवन में थी, जैसे कि आप सभी लोग अभी नए बच्चे हमारे नए स्टूडेंट जीवन में हैं, तो मैम ने हमेशा अपने बी फॉर्म और एन फॉर्म के समय पर बहुत सारे मेरिट अवार्ड्स उन्होंने प्राप्त किए। इसके अलावा मैम, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि रिसर्च के क्षेत्र में मैम ने बहुत सारे काम किए हैं, तो मैम के लगभग 10 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है उन्होंने सेंक्शन करवाए UGC, DST, AICTE, ETC जो हमारी बॉडीज हैं उनसे। मैम का जो एक्सपर्टीज है वो है फार्मास्यूटिक्स में, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, फाइटो फॉर्मुलेशंस में और कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही साथ जो अभी हमारे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA के द्वारा एक सर्वे किया गया दुनिया के सभी क्षेत्र के साइंटिस्टों में, उसमें 2% वर्ल्ड साइंटिस्ट रैंकिंग में मैम का नाम फार्मेसी फील्ड में आकर के मैम ने हम सभी को गौरवान्वित किया है। इसके लिए भी मैम को मैं बधाई देता हूँ और अब हम अपने प्रश्नों का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे। तो मैम, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे और ये वो जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार की थी, इससे हमारे दर्शकों को आप अवगत कराएं। नमस्कार, संजय कुमार शुक्ला जी मैम। आपने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और फार्मा फील्ड के जो फार्मा फील्ड में जो प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों को ये बताने की कोशिश जारी की है। और शुरू से मैं देख रही हूँ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगातार फार्मेसी प्रोफेशन की एक जो लिस्ट आप तैयार कर रहे हो, जो अभी तक इसके पहले कभी किसी ने तैयार नहीं की थी, वो इस पूरे कंट्री भर में आपके डिफरेंट जोन्स में जो वर्क चल रहा है और एक फार्मेसी प्रोफेशन का 21st सेंचुरी में
लिस्टिंग जो तैयार हो रही है, जिस उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एक बहुत वाइज वर्क आपने धीमे धीमे करके आप करते जा रहे हैं। जी मैम। जैसा कि मेरा इस प्रोफेशन के लिए मेरा एक सोचना ये है कि फार्मेसी प्रोफेशन शुरू से जब हम पढ़ा करते थे, जब हम 11th 12th और 10th में थे, मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो जैसा कि बर्थ तो मेरा आगरा के एक छोटे से टाउन में हुआ था। उस समय गर्ल्स का जो एजुकेशन है, स्पेशली आई एम बिलोंग्स टू दैट जेंडर, गर्ल्स को जी मैम। एजुकेशन, और वो भी एक बिजनेस क्लास फैमिलीज में, उसमें गर्ल्स एजुकेशन को ज्यादा महत्ता नहीं दी जाती थी। लेकिन मेरे फादर जो थे वो कहते थे मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, अपनी बेटियों को, सभी को पढ़ाऊंगा। तो जिससे अगर एक बेटी, जैसा आप जानते हैं, अगर एक बेटी जी पढ़ती है वो पूरे अपने मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड दोनों साइड के लोगों को एजुकेट करती है। मेरे फादर का जो सोचना था उसके हिसाब से उन्होंने मुझे पढ़ाया। और उस समय मैं बनारस में, हम लोग पढ़ने के लिए आए। जब हम बनारस में पढ़ने के लिए, जब मेरा एडमिशन हुआ बीएचयू थ्रू पीएमटी, बीएचयू पीएमटी, जी बीएचयू के जो एडमिशन्स होते हैं वो जेई से भी होते हैं और पीएचयू पीएमटी से भी होते हैं। तो जी जब मैम। मेरा बीएचयू पीएमटी से एडमिशन हुआ, उस समय जो आईआईटी में बहुत ज्यादा गर्ल्स होती नहीं थी। जब हम आए तो उसमें केवल एक गर्ल थी जो कि मैकेनिकल में थी। तो उसको पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है इसका भी डिसीजन होता था। जी जी तो वहाँ एक तो क्वालिफाई नहीं हो पा रही, या लड़कों के बीच में कहाँ जाएगी। तो जी ये डिसीजन होने में बहुत टाइम लगा। तो जब मैं आई थी तो उस समय हम लोग 4 गर्ल्स थे क्लास में, और हमसे सीनियर में हमारी एक फार्मेसी की मैम थी। और फार्मेसी में गर्ल्स हुआ करती थी, लेकिन अदर इंजीनियरिंग में है, इंजीनियरिंग एरिया में है, वहां पर फार्मेसी बीएचओ का आप लोग जानते हैं, तो वहां बहुत कम हुआ करती थी। तो उस इतने कम में, और हम लोगों ने ये जो पेरेंट्स का भी था कि हाँ कैसे जाएगी, ये सब जो एक जी जी जनरल प्रॉब्लम एक फैमिली की होती है, किसी तरह से हम पढ़ गए। वहां पर हॉस्टल में रहे, और घर भी बहुत दूर था, चौक में रहते थे हम बनारस में, तो बहुत जी जी दूर था, साइकिलिंग करके जाना। वो जो लाइफ थी ना वो बहुत अच्छी लाइफ थी, और उसको ट्रैवल करने से जो सीखा कि कैसे रहना है समाज में और किस तरीके से करना है, किस तरह से अपने को अचीव करना है। और जी मैम। बनारस का जो शहर है आप लोग सभी जानते होंगे, जी जी बनारस शहर में आपको पूरे कल्चर, जो आपका ओल्ड ट्रेडिशन, सनातन परंपरा, ओल्ड ट्रेडिशन जो हिंदू मैथोलॉजी को बहुत मानते हैं, और भी धर्म है उनको भी वहां जानते हैं, और वेस्टर्न कल्चर आईआईटी, तो जी मैम। डायरेक्ट टॉक के पर्टिकुलर एरिया सनातन, और वो भी उस समय के जो कल्चर है वहां से निकल के वेस्टर्न कल्चर में आना, ये जो ट्रैवल करना है उसी समय 12th पास करने के बाद, ये जो ट्रैवल करना है ये बहुत बड़ा टास्क था। इसमें अपने आप को बैलेंस करके रखना, अपने आप को सिर्फ स्टडी पे कंसंट्रेट करके रखना, और आपको अपने घर के वैल्यूज और सिस्टम्स को बनाए रखना। ये क्योंकि मेरा जब मैं आई थी उस समय पे मैं एक कट ऑफ एज बोल सकते हैं, कि अगर मैंने कुछ किया तो आगे के जो गर्ल्स हैं, मेरे जो भतीजी और भतीजे जो, और जो मेरे सराउंडिंग है, मैं उनको, उनके लिए एक रोल मॉडल थी कि ये बॉयज के उसमें पढ़ने जा रही है, और बीच में, और मैं अगर जो इस्टेब्लिश करूंगी वही अगली जनरेशन के लिए होगा, मेरे बाद वाली गर्ल्स के लिए होगा। तो ये मेरे लिए शुरू से, उसी समय 12th में मैं समझ गई कि मुझे बहुत अच्छा करके दिखाना है। ये जील उसी समय था मेरे पास कि आगे के जनरेशन को मुझे पढ़ाना है। मेरे फादर सिर्फ मुझे पढ़ाना चाहते, बेटा बीए कर ले या कुछ भी कर ले, जी जी तो कर पाई मैं उसको उस समय। तो 12th में जब आने के बाद में बहुत थोड़ा डर भी रहता है। आईआईटी में एकदम कल्चर एकदम चेंज होता है, जी स्कूल जी कल्चर से एकदम से हम एकदम आईआईटी एकदम एडवांस कल्चर, वेस्टर्नाइज कल्चर में आ जाए, तो ये कल्चरल शॉक जो होता है, ये इसमें अपने आप को कोप अप कर पाना, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो जी जी मैंने इसको बहुत अच्छे से किया।
और मुझे करते करते जब उसमें रह गए तो मेरे सीनियर्स, मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे आगे लेके आने में। तो इसको मैं अपने टीचर्स को और अपने सीनियर्स को बहुत मतलब थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे हिम्मत और ताकत दी। आप में इंट्रिंसिक चीजें होती हैं कि मुझे करना है, मुझे लीडरशिप लेना है, मुझे ये करना है, लेकिन कैसे करना है इसको समझना, उसको देना। और उस समय जब बच्चा स्टूडेंट आता है तो उसको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, और वो हर स्टेप में उसको कुछ ना कुछ गलत हो ही जाएगा। आप जब भी करने जाओ कुछ गलत हो, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो आप गलती करते रहो, और ये गलती ही आपको कब ट्रेन कर देती है आपको पता ही नहीं चलता। कोई बात नहीं, लेकिन यू शुड टेक अ चांस, चांस जरूर लेना चाहिए। तो इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई और मैंने बी फॉर्म में एडमिशन लिया। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि हम लोग अभी आप बता रही थी तो मैं वही पिक्चर में सोच रहा था कि उस जमाने में किस प्रकार से लोगों को एक लड़की की शिक्षा के लिए कितना सारा संघर्ष करना पड़ रहा है, और घर से आपने जो जिम्मेदारी उठाई कि आप अपने घर, अपने परिवार में एक कह सकते हैं कि एक प्रेरणा स्रोत का साधन बने, उस वो चीज अभी तक आप करते चले आ रहे हैं। ये आपके पर्सनैलिटी में हम लोगों को बिल्कुल, हम लोग भले ही सामने आज पहली बार मिल रहे हो, लेकिन बहुत चीज हम लोगों ने नोटिस किया हुआ है। तो मैम, एक हमारा अगला जो प्रश्न है वो हमारे दर्शकों के लिए है ये इस प्रकार से कि आपने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा तो कंप्लीट की, किंतु उसके बाद जो फार्मेसी का पाठ्यक्रम था वो आपने किस प्रकार से सोचा कि आपको फार्मेसी ही करना चाहिए? और एक प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ है कि फार्मेसी में उस समय में, ये आज से काफी साल पहले की बात है, उस जमाने में किस प्रकार की चुनौतियां थी फार्मेसी क्षेत्र में, इसके अध्ययन अध्यापन में किस प्रकार की चुनौतियां थी, इस प्रकार फार्मेसी को लोग किस प्रकार से लेते थे, ये अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो आपकी बड़ी कृपा। इसमें मैं ये चीज बहुत अच्छे से बोलना चाहूंगी कि जब मैं पढ़ रही थी और सभी पूछते थे कि कहाँ पढ़ रही हो, जी, तो और क्या डिग्री है, क्या पढ़ रही हो। जब मैं बोलती थी मैं बी फॉर्म कर रही हूँ, तो हर किसी को, मुझे नहीं याद कि मैं सिंगल बार में किसी ने समझा हो, मुझे 3 बार बोलना पड़ता था कि मैं बी फार्म कर रही हूँ। हर कोई ये सुनता था कि बी काम कर रही है, सभी को बी कॉम समझ में आता था। तो पहली बार बोला नहीं समझ में आया, हाँ क्या, फिर दूसरी बार बोला तो भी समझ में नहीं आया, फिर मुझे बोलना पड़ता जो मेडिसिन होती है ना उसकी पढ़ाई कर रही हूँ मैं, जो आप लोग बेचते हो यहाँ पे रिटेल पे और उस पे, इस तरीके से मुझे समझाना पड़ता था। तो उस समय जो फार्मेसी, उस समय कुछ ही इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, जैसे बनारस यूनिवर्सिटी है, नागपुर यूनिवर्सिटी है, सागर यूनिवर्सिटी है, मतलब 6-7 ही इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे। तो ज्यादा लोग जानते नहीं थे मेडिसिन के बारे में। तो ये बार बार बोलने से आज मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि आप, अगर कोई स्टूडेंट बोलता है मैं बी फॉर्म कर रहा हूँ तो हर कोई समझता है। तो ये हमारी जनरेशन है, ये 30 इयर्स की, मैंने 88 में पास आउट किया, 84 में एडमिशन लिया था, 84 से अभी तक का ये जो ड्यूरेशन जो हमने ट्रेवल किया हमारी कंट्री ने, कि हमने इतने सारे बी फार्मेसी के शुरू कर दिए हैं, ये हमारा फार्मेसी प्रोफेशन का एक्सपांशन और हमारी कंट्री का डेवलपमेंट है। जी, तो इसको हम सोच सकते हैं, लेकिन उस समय की जो एजुकेशन थी, उस समय की जो टीचर्स हमें पढ़ाया करते थे, उसको हम सीरियसली, जैसा जैसा टीचर स्टेप बाय स्टेप करते थे वैसा हम 100% करते थे, और बहुत डरते भी थे अपने टीचर से। मैं फ्रीली यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि हम लोग बहुत डरते भी थे अपने टीचर से, और वहां पर टीचर अगर कुछ हमें कहीं स्टेप्स में नहीं आता था, वो क्लास में हमें, फुल टाइम क्लास में रहते थे, और फुल टाइम क्लास में रहने पर हमें अगर कोई पिपेट चलाना नहीं आ रहा है, 1 बाय 1 ड्रॉप पिपेट से अगर नहीं जा रहा है, तो हमारे टीचर पकड़ के हमें सिखाते थे कि नहीं इसको आराम से करो, जब तक हम एक ड्रॉप को एक खड़े रहते। अब टाइल्स पे आपका कलर चेंज नेपथलीन डालने के बाद अगर कलर चेंज में हल्का कलर चेंज होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा पिंकिश आए, पिंकिश मतलब डार्क पिंक नहीं,
मतलब जी हल्का जी सा चेंज आना शुरू हुआ है और वही आपका इंडिकेटर होता है। पॉइंट। वो हमें जी पूरा मतलब एक एक चीज को वो हमें सिखाते थे, तो हम हर प्रैक्टिकल को बहुत ही सीरियस लेकर के उसको करते थे। टोंग पकड़ना है तो कैसे पकड़ना है, आपको वॉशिंग करनी है, पर एपरेटस वॉश करना है तो आपको कैसे करना है। वोगल एनालिसिस की एक बुक है, उसमें जो प्रोसीजर्स दी हुई है, वो जो प्रोसीजर्स है उसको हमें पढ़ने के लिए बोला और हमारा टेस्ट लिया। फिर हमें हमारा टेस्ट लेते थे, मतलब 1 मिनट का टेस्ट, 2 मिनट का टेस्ट, ऐसे वो टेस्ट लेते थे। तो टेस्ट ऐसे लेके और उसमें उनके मार्क्स भी ऐड होते थे हमारे। जी मतलब जी ये 2 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स होते थे। आजकल हम 2 मार्क्स ऐसे ही दे देते हैं, उस समय 2 मार्क्स में 0.1, 0.2, 0.3 मार्क्स हुआ करते थे और जी वो मैम। हमारे सारे एग्जाम्स में ऐड होते थे, मतलब डेली क्लास के भी। तो इस तरीके से हम लोग क्लास को और अपने प्रैक्टिकल्स को बहुत सीरियसली लेकर के हमारे टीचर्स ने जो हमें सिखाया, हम बहुत रेस्पेक्ट के साथ अपने टीचर्स को थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे से सिखाया और हमें सिखाने में उनका बड़ा इंटरेस्ट था कि ये बच्चे सीख जाएंगे तो और ये काम करेंगे। तो इस तरीके से हमने बहुत सीरियसली उस काम को किया। जी जैसा कि आप मैम बता रही हैं कि आप अपने पढ़ने के समय से ही आपने किस प्रकार से मेहनत की और आज भी आप निरंतर इस चीज को लगातार किए पड़े हैं। तो ये एक मेरा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि आप अपने जो फार्मेसी क्षेत्र का आपका जो अभी तक का सफर है उसको आप किस तरीके से देखती हैं, और वर्तमान में जो फार्मेसी क्षेत्र का विस्तार हुआ है उससे आप किस प्रकार से संतुष्ट हैं या कितनी संतुष्ट हैं? मैं इसमें जो पुराना था उसमें बहुत कम लोग थे। जी टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो हुआ करता था, एक स्टूडेंट के ऊपर 2 टीचर, हम ऐसा मान सकते हैं। और जी जी बिल्कुल पर्सनल लर्निंग हुआ करती थी। हर टीचर अपने स्टूडेंट्स के नेम, उसका बैकग्राउंड जानते थे। लेकिन आज के जो परिवेश में हुआ बीच में 5-6 years बैक और 10 years अपन बोल सकते हैं, 10 years बैक तेजी से एक्सपांशन हुआ। और जी जो तेजी से एक्सपांशन हुआ उसमें स्टूडेंट्स और टीचर का जो इंटरेक्शन है वो एक बहुत ही कम हो गया। उसके कम होने की वजह से क्या हुआ कि बच्चों के ऊपर पर्सनल अटेंशन नहीं आया, और वो पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि इतने सारे टीचर्स ही नहीं थे। टीचिंग प्रोफेशन जो है उसमें सैलरी भी उतनी नहीं हुआ करती थी। वो अब जी सैलरी इतना बड़ी है तो लोग जनरली इंडस्ट्रीज में जाते थे या अपने बिजनेस हाउसेस रहते थे या ड्रग इंस्पेक्टर रेगुलेटरी में जाते थे। यही क्राइटेरिया हुआ करता है। टीचिंग में बहुत कम लोग थे। टीचिंग में जब एक्सपांशन हुआ तो तेजी से पर्सनल रिलेशंस खत्म हो गए। तो जब भी होता है स्टूडेंट्स कब सीखेगा, जब उसको अटेंशन मिलेगी और उसमें जील होगा। तो जी टीचर का अटेंशन और स्टूडेंट का जील, ये दोनों कॉम्बिनेशन जब बैठते हैं तभी स्टूडेंट की लर्निंग होती है। अचानक एक्सपेंशन होने से टीचर्स क्रंच आ गया और टीचर्स क्रंच होने की वजह से स्टूडेंट्स पर अटेंशन नहीं हुआ। तो आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तरफ से सीख रहे हैं, लेकिन जो जी उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम कहते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का बहुत अभाव है। इसके लिए मैं जी मैनेजमेंट को भी बोलूंगी, उन्होंने जो सुविधाएं दी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में सुविधाएं भी नहीं है, तो उनको एज पर जस्ट एक बेसिक पीसीआई के रेगुलेशन है, एसआईएफ हमको करवाना है तो एक बेस लाइन दे देते हैं, जस्ट ठीक है कुछ है। लेकिन लर्निंग के लिए उनको वो एक बेस लाइन है, लेकिन आपको आगे करने के लिए मना नहीं है, वो आपको उसमें करना चाहिए। आप उसके लिए और ये हमारे देश के नागरिक हैं। आज हम देख रहे हैं कि हम वैक्सीन के साइंटिस्ट हमारे अचानक तो नहीं प्रकट हुए, उनमें नॉलेज जी थी, उनमें थ्योरी थी, उनको आता था, लेकिन जस्ट उनका कमिटमेंट उनको मिला और वो फ्लरिश कर गया। और जब वर्ल्ड में नंबर 1 में आ गए कि हम कर सकते हैं, 8 वैक्सीन पर काम चल रहे हैं। आज भी हमारे स्टूडेंट्स पर विश्वास करूंगी, हमारे आज भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, जी मैम। वो सीख रहे हैं और उनमें सीखने की चाहत है। बस आज के परिवेश में स्टूडेंट को सीखने की चाहत होने के
साथ में टीचर्स पर बिलीव करना और टीचर को एक स्टूडेंट को एक कमर्शियल कमोडिटी या कस्टमर ना समझ करके स्टूडेंट को जितना उनको आता है, जितना भी आता है, कोई जरूरत नहीं, जितना भी आता है अपना बेस्ट उस स्टूडेंट को दे, जिससे कि आप उसका फेथ जीत सके और स्टूडेंट को भी है वो उनका फेथ ले। जब ये इंटरेक्शन और आदान प्रदान होता है तब पूरे समाज का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है और हम कर पाते हैं। क्योंकि आज जी फार्मेसी फील्ड में केवल एक ही नहीं कि खाली इंडस्ट्री बचे हैं, आज फार्मेसी फील्ड में बहुत सारे एरिया हैं, नए एरिया आ गए हैं। आपको जर्नलिज्म है, टेलीमेडिसिन है, जी आपके काउंसलिंग है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, बहुत हर एरिया में ऑनलाइन के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो। तो एक्सपेंशन भी हुआ है फार्मेसी प्रोफेशन का, फार्माको विजिलेंस आए हैं आपके यहाँ, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आई हैं जिसको कि हम कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन भी हुआ है, तो हमारे बच्चे भी क्वाइट इनफ हैं इस मामले में। और फार्मेसी फील्ड के हमारे जो अभी के स्टूडेंट्स हैं बहुत ही ब्राइट हैं, उनको सिर्फ गाइडेंस और फेथ चाहिए, दैट्स ऑल इन माय ओपिनियन। जी मैम। तो जैसे अभी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, खास करके जो हमारे छात्र छात्राएं और जो टीचर्स फैटर्निटी के लोग सुन रहे हैं, वो मैडम से ये सीख सकते हैं कि टीचिंग का जो प्रोसेस है टोटल, जैसा मैडम ने कहा, ये एक वन वे प्रोसेस नहीं है, ये टू वे प्रोसेस है कि आपके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए आपके स्टूडेंट्स के साथ, टीचरों का, और टीचरों स्टूडेंट्स जो है वो कोशिश करें कि टीचरों से इंटरेक्शन करके वो चीजें बेहतर तरीके से समझें, सिर्फ अपने पाठ को, कार्यक्रम को समाप्त करके अपने कोर्स को ना खत्म करें। बहुत अच्छा मैम आपने ये बात बताई, ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। अब मैं एक अगला प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। और मैम, आप इतने वर्षों से फार्मेसी क्षेत्र में अध्ययन, अध्यापन, रिसर्च और लोगों को मोटिवेशन देना, इस तरीके के बहुत सारे कार्य आप लगातार कर रही हैं। और जितने भी हम आपके छात्र छात्राएं हैं जो आपको सुन रहे हैं, या जो समाज है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप उन सभी को लाभान्वित कर रही हैं। तो ये ऐसी कौन सी चीज है मैम जो आपको सदैव प्रेरित और ऊर्जावान रखती है? ये इसमें मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगी, अगर आप में पैशन है, पैशन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। जी मैम। और इसके लिए मैं कल्चर, जो हमारा कल्चर है जहां मैं पली बड़ी हूँ, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ पर। बनारस के जिस गली में मैं रहती हूँ, बनारस के चौक एरिया में जहाँ पे रही, वहां पर आपको बनारस शहर के बारे में मैं फिर से आती हूँ कि बनारस शहर में ऐसा है, जो अपना मेन एरिया गदौलिया और मदागिन का जो एरिया है, उस जी मैम। एरिया में पूरे हर कोई उत्साही होता है। और वहाँ जो कल्चर है उसमें सबको कुछ करना ही है, मतलब इतना उत्साह और काम करने के लिए समाज के लिए है कि आपको करना है। तो वो फीलिंग मेरे में आई कि मुझे करना है। तो ये जब एक पैशन, जो अगर आपको कुछ करने का है कि मुझे समाज के लिए करना है, तो कौन सा एरिया होगा, किस डायरेक्शन में हम जाएंगे, आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल ब्लैंक। मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ जो कि मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, लेकिन मन में ये था कि मैं समाज के लिए कुछ करूंगी। और एक नाम जाने के पहले, दुनिया में आए या जाना तो सभी को है, जाने के पहले ऐसा कुछ फुटप्रिंट छोड़ के जाएं कि लोग आपको जाने। और एक लड़की होने के नाते मुझे ये था कि मेरे नाम से वो लोग जाने, ना कि मैं इसकी जी पत्नी हूँ या मैं इसकी बेटी हूँ या मैं इसकी बहन हूँ, ये नहीं, जी मैम। इसमें नहीं। मतलब आप खुद ऐसा कुछ छोड़ के जाओ कि आप लोग जानो। जैसे हमारे यहाँ पुरानी जितनी भी लेडीज, जैसे गार्गी का हम लोग पढ़ते थे, हम हमारे जो 8th क्लास के स्टैंडर्ड में बुक्स हुआ करती थी कि महापुरुषों के बारे में आपको पढ़ना है, एक पूरी जी बुक मैम। थी। तो जी उस बुक में सारे जितने भी महापुरुष थे उन सबके नाम थे। तो मैत्रेयी है, गार्गी है, सिस्टर निवेदिता है, सावित्री बाई फुले है, तो इन सब लेडीज के अपने नाम, उनके खुद के नाम हैं। तो जी ये मैम। हमें उसमें पढ़ाया जाता था। तो उसमें लगा कि यहाँ थोड़ा सा तो हम 0.111 जो भी परसेंट हो, अगर हम फुटप्रिंट छोड़ के जाते हैं तो हमारे सराउंडिंग में और हमारे आने वाली जनरेशन ये कुछ कर सकती है।
कि चलो हमने कुछ किया। तो ये पैशन मुझे वहां से आया। और ये जो टीचिंग प्रोफेशन में जब मैं आई, मेरा मुझे याद है कि जब बीफॉर्म की क्लास हो रही थी, जब हम लोगों का एक विदाई समारोह हो रहा था लास्ट फाइनल जी ईयर में, तो उस समय सबसे पूछा गया कि आप लोग क्या करोगे। इंडस्ट्री की ट्रेनिंग हमारी हुई थी, लेकिन इंडस्ट्री मुझे ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करी। और उसका एक बैलेंस उस समय ये था कि इंडस्ट्री ट्रेनिंग के टाइम इंडस्ट्री तो करना है, लेकिन उसके जो टाइमिंग आवर थे वो 12 आवर्स थे, जी मिनिमम 12 आवर, 8 to 5 बोलते हैं, लेकिन आपके 7-8 हो ही जाते हैं। तो पूरा कैलकुलेशन उसी समय पे मैंने लगाया कि अगर मैं मुंबई शहर में जाकर, मुंबई या बड़े शहरों में मेट्रोज नहीं हुआ करते थे, तो जी जी मेट्रोज में जाएंगे, 12 आवर्स यहाँ देंगे, 2 आवर्स जाने के, 2 आवर्स रिटर्न होने के, तो सारा टाइम तो यहाँ हो जाएगा। बीइंग ए लेडी मेरा कर्तव्य ये भी बनता है कि मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करूं। जी मैम। और मैरिज करना एक हेल्थी पर्सन होने के लिए, मैरिज जैसा मैं सोचती हूँ कि मैरिज कंपल्सरी है। तो मैरिज करने के बाद बच्चों की परवरिश, जो हमें ये क्रिएशन मिला है एक लेडी को, तो वो क्रिएटिविटी हम कर रहे हैं, लेकिन उसका हम अच्छे से अगर पालन पोषण ना करके अगर समाज को नहीं दे पाए, क्योंकि देने वाले हम ही हैं, उनको बनाने वाले हम ही हैं, और अपने घर को चलाने वाली एक लेडी ही सेंटर होती है। और उन सबको करते हुए अगर 16 घंटे मैं इसमें दूंगी, मैं इसमें, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं खुल के बोल रही हूँ। जी मैम। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी लेडी इंडस्ट्री में ना जाए या वो कैसे भी मैनेज करे। उस समय के जो तक चांसेस थे, उस समय जो फीलिंग्स हुआ करती थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी इसको। जब 4th ईयर जब आया तो सभी ने बोला कि नहीं, हम इंडस्ट्री में जाएंगे, हम ये करेंगे, हम रेगुलेटरी में जाएंगे, सभी ने कुछ कुछ बोला। मैं अपनी पूरी क्लास में एक सिंगल लेडी थी जिसने बोला कि मैं टीचिंग में जाऊंगी। तो उस समय पूरी क्लास हंसी, सभी लोगों के चेंजेस हुए कि ये टीचिंग करेगी कैसे। तो उस समय का जो था कि टीचिंग करना मतलब बहुत बड़ी बात थी, जी मतलब टीचिंग करना मतलब पूरी क्लास को होल्ड करना बहुत बड़ा माना जाता था। तो ये टीचिंग करेगी कैसे। सिंगल वर्क करना इजी होता है, इंडस्ट्री में काम करना इजी होता है, लेकिन पूरी क्लास को कंट्रोल करना बहुत टफ काम होता है। जी मैम। और बच्चे जो होते हैं वो न्यू आइडियाज के साथ में, न्यू ट्रिक्स के साथ में आते हैं, तो उन सबको कंट्रोल करना बड़ा कठिन होता है। टीचिंग सबसे ज्यादा मतलब टफ जॉब है, मैं सोचती हूँ। इवन का टीचिंग जॉब में आप क्लासेस लो, कंप्लीट करो। उस समय यही फीलिंग थी, क्लासेस लो, कंप्लीट करो और फिर आप अपने घर में आ जाओ, जैसा कि एक यूनिवर्सिटी सिस्टम में बीएचयू में था ये कल्चर। तो जब मैंने जी मैम। बोला कि नहीं मैं करूंगी, तो सारे लोग हंसे। तो जब वो हंसे तो मुझे लगा नहीं, मैं तो करूंगी। और ये मुझे आज बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये करने में सक्सेसफुल हुई। और टीचिंग करना मेरा पैशन है। और टीचिंग करके हम एक सोशल काम भी कर रहे हैं, इस पॉइंट जी ऑफ मैम। व्यू से कि हम एक सोशल काम भी कर रहे हैं। आज हमारी क्लास में एक टीचर होता है, 60 स्टूडेंट होते हैं। तो 60 जी स्टूडेंट्स के पास नए नए आइडियाज आते हैं, और आप उसमें अपने आप को यंग फील भी करते हो कि नए आइडियाज के साथ में समाज के नए जो चैलेंजेस है उनके साथ में आप जीतते हो। तो इस तरह का जो आपका डेवलपमेंट है, आप अपग्रेड होते जाते हो अपने स्टूडेंट से। सही बात तो है मैम। ये अपग्रेडेशन होना, ये किसी और प्रोफेशन में है ही नहीं। नहीं, सही बात है। आज जब हम डिस्कशंस करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, आते हैं, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, तो अगर हम आज के बच्चों के आइडिया के साथ में नहीं चलेंगे तो हम बच्चों को सिखाएंगे कैसे, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर हैं। इनको हम देंगे, कैसे देंगे, जब हम उनके बारे में समझ लेंगे, जानेंगे, तो तभी तो हम कर पाएंगे। तो इस ये टीचिंग प्रोफेशन ही एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, जो मुझे अभी लगा। और ये जस्टिफाई उस समय नहीं सोचती थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मैंने जो लाइफ में किया वो बहुत अच्छा किया, और मेरा जी डिसीजन बिल्कुल सही था, जिसमें मैंने फैमिली में भी पूरा किया, और अपने मतलब प्रोफेशन में भी पूरी कोशिश कर रही हूँ। और जो मेरा अंदर से जील है कि सोसाइटी को कुछ देना है, उसको कर पाने में मैं सफल हो पा रही हूँ। तो कंप्लीट एक ऐसा लगता है कि आई डिड व्हाट आई वाज फीलिंग इन ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड डेज। जी मैम।
या बिल्कुल सही है मैम। आपकी ये जो आपके पीछे अब मैंने ये जो प्रश्न पूछा था, उसमें हम लोगों ने जब भी आपको सुना किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो हम सामने से सुन रहे हो या किसी ऑनलाइन प्रोग्राम में सुन रहे हो, ये चीज आपके पर्सनैलिटीज में बिल्कुल सामने से दिख करके आती है। और बिल्कुल सही कहा मैम कि समाज में जो एक महिला का स्तर है, जो महिला का जितने भी उनके आप कह सकते हैं जितने उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उतनी शायद किसी पुरुष के ऊपर नहीं होती। और उसके साथ वो एक बेहतर तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन तरीके है, जो चाहे वो बच्चों को, अपने घर के बच्चों को सिखा रहे हो, चाहे वो क्लास में बच्चों को सिखा रहे हो, वो बहुत ही अच्छा कर पाती हैं। और मैं सौभाग्यशाली रहा कि मेरे जितने भी टीचर्स रहे हैं जनरली वो महिला ही रहे हैं। मैंने अपने बी फॉर्म, एम फॉर्म और पीएचडी सभी महिलाओं के अंदर ही किया। और सभी मेरी जो टीचर्स थी उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया, अपनी ममता की छाव में रखा। और जो चीज आप दे सकती हैं वो शायद हम लोग अपने बच्चों को कभी नहीं दे सकते। तो मैम मेरा अगला प्रश्न जो है नहीं दे सकते हैं, सभी दे सकते हैं। मैम जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि आप एपीटीआई, एफआईपी, आईपीए इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों की प्रथम महिला वाइस प्रेसिडेंट रही, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। और वहां रह करके आपने अध्यापकों और हमारे फार्मासिस्ट बंधुओं के बहुत सारे हितों में आप कार्य करती रही हैं। तो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि इन संस्थाओं से हमारे अध्यापक और जो फार्मेसी फील्ड के हमारे फार्मासिस्ट बंधु हैं, या जो अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, वो किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। ये बहुत सारे आपने प्रोफेशनल बॉडीज एफआईपी, आईपीटीआई और आईपीए का बोला कि जी इसमें मैं शुरू से जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं इसमें एपीटीआई की वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई हूँ। जी और मैम। इस प्रोफेशनल बॉडीज जो होती हैं ये हमारे कंटिन्यूस जो प्रयास होते हैं, प्रोफेशन में जो चेंजेस आते हैं उनके लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है उनको बताने के लिए, उनको अपना पॉइंट रखने के लिए होती हैं। तो जी मैम। प्रोफेशनल बॉडीज, और वो प्रोफेशनल बॉडीज जो है वो समाज का एक आईना भी कह सकते हैं कि समाज में क्या क्या चेंजेस होना चाहिए वो पब्लिक में स्प्रेड करने के लिए भी होती हैं। क्योंकि वो अपने प्रोग्राम चलाती हैं जो करंट नीड होती है, उसके लिए जी मैम। प्रोग्राम चलाती हैं। और वो रेगुलेटरी जो हमारे एरियाज हैं, रेगुलेटरी जो रन करेंगे, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज बनाएंगे, उन पॉलिसीज में हेल्प करती हैं। एपीटीआई का जो मुझे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट चुना गया, ये उस समय हुआ जब 5 वाइस प्रेसिडेंट्स का नॉमिनेशन बुरंडे सर ने किया। उस समय वो प्रेसिडेंट थे। जी तो मैम। उन्हीं के कार्यकाल में 5 जोन्स को जोड़ा जाए। तो 5 जोन्स के जोड़ने में ये सेंट्रल जोन से मैं वाइस प्रेसिडेंट बनी। उसमें मेरा नाम नॉमिनेट किया, नॉमिनेशन आए, सभी ने बोला, मुझे नहीं पता था, सभी ने बोला मैडम आपको खड़ा करते हैं, इस सेंट्रल जोन से पहुंच जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तुम लोग साथ दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है करने में। मुझे बिल्कुल भी इस तरह के काम जो है इसमें मुझे ज्यादा समझ उस समय नहीं थी, उस समय जी नहीं मैम। थी। क्योंकि मेरा उतना डेवलपमेंट नहीं था, सिर्फ ये था कि मेरे हस्बैंड के साथ में मैं प्रोफेशंस में जाती थी, उन्होंने काम कराया, उन्होंने बताया, लर्निंग हुई मेरी। तो उन्होंने उनके साथ जाते जाते, क्योंकि मेरा पैशन था कि मुझे कुछ करना है और फार्मेसी में आ गई हूँ, तो फार्मेसी फील्ड मेरा चूज है, तो यहाँ फार्मेसी के बच्चों को कुछ करूंगी मैं। तो जी जी उनको मैम। मैं इस तरीके मैंने कहा ठीक है, टीचिंग प्रोफेशन है तो टीचिंग प्रोफेशन में अपन इसमें भी देखते हैं हम क्या, बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे और वो कुछ हो नहीं रहा था, तो इसमें करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा सब लोग साथ दोगे तो मैं करूंगी, मैं तभी कर पाऊंगी, मैं अकेले नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती अकेले में। तो सबने कहा नहीं आप हो जाइए, हम सब साथ देंगे। तो बन गए, मतलब मुझे कुछ ही नहीं आइडिया था, जब बन गए तो फिर हमने पॉलिसीज में काम करना शुरू किया। और रेगुलेटरी के जितने भी जैसे नैक है, यूजीसी है, इन सब में जो वर्क था उसमें जाते ही थे। तो उसका मुझसे जो हुआ, मैंने एपीटीआई में जो हमारे कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, हमारे फार्मेसी जी में जो आया वो, तो उसको मैंने फार्मेसी प्रोफेशन रेगुलेटरी में ऐसा करना चाहिए, उन चीजों पर एक पॉइंट्स पे लिखे। और प्रोफेशन के लिए जो करना है वो हम करने में सफल भी हो पाए।
तो इस प्रोफेशन वाली बॉडीज में हम आए कि नहीं हमें करना चाहिए। और मैं स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करती हूँ कि स्टूडेंट्स तुम लोगों को जानना चाहिए, अटेंड करना चाहिए कि वहाँ हो क्या रहा है, आप अपने पॉइंट्स रखो। आज मैं जी मैम। स्टूडेंट्स में एक चीज देखती हूँ, वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। आप आप कुछ भी हो, आप जाओ तो आप बोलो, तो आपको अपना पॉइंट रखना चाहिए। मेरा पॉइंट नहीं रखा गया ऐसा नहीं सोचो, आपको अपना पॉइंट रखना है। इसकी आवाज एक साथ एक तुरंत नहीं मिलते, शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, आपको टाइम लगता है। आप बोलेंगे फिर अगला बोलेगा, फिर उसके बाद का अगला बोलेगा, और बहुत सारे लोग जब बोलना शुरू कर देते हैं तो उसकी आवाज सुनी जाती है। हम जी डिप्रेस होके ना रखें, तो हमें वो करते रहना पड़ेगा, ये एक दिन का नहीं है, ये लगातार हम करते रहेंगे तो उसमें बात आती है और चेंजेस होते हैं। जी मैम। तो ऐसा प्रोफेशनल बॉडीज में मेरा एंट्री ऐसे हुआ। जी मैम। मैम आपने विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची को भी सुशोभित किया है, और इस तरीके से आपने हमारा ही नहीं, फार्मेसी जगत के लोगों का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवासियों का मानवर्धन किया है। कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार से रिसर्च के कार्य को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जो हमारे एमकॉम के बच्चे हैं, या जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, या जो रिसर्च फील्ड में काम करना चाहते हैं, वो किस प्रकार से अच्छे तरीके से काम करें। और रिसर्च करने के लिए कई बार ग्रांट्स की जरूरत पड़ती है, और आपने बहुत सारे ग्रांट्स आपने अपने जीवन में प्राप्त किए, यूजीसी से, आईसीटी इत्यादि, डीबीटी इत्यादि से। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार से ग्रांट इत्यादि की प्राप्ति की जाए। इस समय ये 2% वाली जो लिस्ट है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम थी, और इसके लिए मैं सबसे पहले थैंक्स बोलती हूँ कि मेरे जो टीचर प्रोफेसर बीके दीक्षित सर हैं, जी सर। जी रिसर्च वर्क मैंने उनके साथ में किया। जी मैम। जो रिसर्च वर्क जब मैंने उनके साथ किया तो उनकी जो ट्रेनिंग हुई, उन्होंने जो मुझे ट्रेन किया चीजों को समझना, हाइपोथेसिस को समझना, उसको समझना और उसको करना। आप प्रैक्टिकल में जब काम करते हो, रिसर्च वर्क तो हम बहुत लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, मैं अपने आप को उतनी बड़ी साइंटिस्ट नहीं मानती कि अभी बहुत कुछ करना है, इतना सारा है करने को, बहुत कुछ करना है। तो मेरे टीचर प्रोफेसर बीके दीक्षित सर ने जो मुझे उस समय ट्रेन किया, और उसके साथ में एक लाइफ स्किल्स भी सिखाए मुझे, मैं उनसे कंटिन्यूस टच में रहती थी। तो लाइफ स्किल्स जो सिखाए, लाइफ में कैसे जीना है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आप अगर इनर बहुत अच्छे हो और आप में कुछ है कर गुजरने का, वो जी मैम। आप सारे काम करवा देता है, वो होना बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मैं अपना सेकंड देना चाहूंगी कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो अगर काम कर रहे हैं तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत काम किया, और उन्होंने पब्लिकेशंस भी किए, रिसर्च वर्क भी किया और पब्लिकेशंस भी किए। तो इन दोनों के सहयोग से ही आज ये आया है। जी मैम। कितने स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को जब टीचर उनको बता रहा होता है उस समय वो बहुत गुस्सा होते हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये टीचर बोल क्यों रहे हैं, कभी पसंद नहीं आता, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब उनके पास आउट हो जाते हैं, पीएचडी हो जाती है या एमफॉर्म हो जाती है, तब वो बड़े खुश होते हैं कि देखो आज मेरे 4 पब्लिकेशन है, आज मेरे पास ये बुक चैप्टर है, आज मैंने ये पेटेंट फाइल किया है, और मुझे ये इंस्ट्रूमेंट चलाना आता है। और जब हम उस समय कंपेल कर रहे होते हैं ना, तो वो बड़े गुस्सा होते हैं। तो इन दोनों के सहयोग से जो क्रेडिट आया, जो अभी जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो लिस्टिंग हुई, वो उनके इसी सहयोग से हो पाई है। और ये जो वर्क हमने किया है, ये हमारा रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में हम जी मैम। स्क्रैच से हम लोगों ने काम शुरू किया। उस समय कोई फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं थी, सारी फैसिलिटी में हमने उसको शुरुआत किया। जैसे कि हम एक बोल सकते हैं, एक पुअर पर्सन जो शुरू करता है ना, ऐसे ही हमने रिसर्च फैसिलिटीज को करना शुरू किया।
और उसमें क्या हुआ कि हमें डिवाइसेस डेवलप करने आ गए, डिवाइसेस बनाने आ गए, प्रिंसिपल बेस पे डिवाइसेस भी बनाए, जबकि दूसरी जगह बहुत सारे डिवाइसेस हुआ करते थे लेकिन हमारे जी पास नहीं थे। लेकिन हमें प्रिंसिपल और मैकेनिज्म्स को, थ्योरेटिकल चीज को प्रैक्टिकल में बना बना करके यूज करना आया और उसको सिमुलेट करके हमने पेपर पब्लिश किए। तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, डजंट मैटर, लेकिन आप दूसरी चीजों को, आप थ्योरी को लेकर के अपने आप को सिमुलेट करो तो साइंटिस्ट और रिव्यूअर आपको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे जी मैम। इस तरह से काम हमने अगर जील है आप में करने की तो आप कर ले जाओगे। और ऐसा मेरे रिसर्च स्कॉलर से मैंने करवाया और उन्होंने किया भी कि नहीं आज करते हैं। लेकिन उस समय स्टूडेंट्स में बहुत उत्साह होता है, आपको ये एनवायरनमेंट उस टीचर को क्रिएट करना पड़ता है कि ऐसा माहौल बना के रख दो इंटरेस्टिंग, और एनवायरनमेंट ये टीचर का रोल होता है। तो एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ कि बच्चे खुश रहें और उसमें काम करते चले तो वो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। और आपका कल्चर कि अगर वो परेशान हो रहे हैं, दिन भर लगे हैं, तो आपको उनका ख्याल भी रखना है क्योंकि वो अपना खाने पीने तक का भी ध्यान नहीं रखते हैं। जी जी तो वो भी उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो उस समय जो बना, उसमें डिपार्टमेंट भी डेवलप हुआ और उस समय पब्लिकेशन, बहुत अच्छे पब्लिकेशंस नहीं थे लेकिन धीमे धीमे करके बहुत अच्छे पब्लिकेशंस भी आए क्योंकि एक स्टेप ट्रेवल किया। फिर दूसरा स्टेप में हमारे पास हमने प्रोजेक्ट्स जमा किए तो प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे आए। फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स भी हमारे पास आए। तो उसमें धीमे धीमे करके हमने आज 15 इयर्स की जर्नी में वो एक मुकाम पर हम लोग आ गए। तो वो जर्नी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सपोर्ट हमें मिला और जो प्रोजेक्ट्स बने, उस समय जो स्क्रैच से शुरू किया था, जो प्रोजेक्ट्स बने, तो प्रोजेक्ट्स में जो डिफेंड किया गया, उसमें जो हमें फंड मिला, तो फंड किसी भी रिसर्च वर्क को करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। बगैर उसके, हम बगैर सिग्मा के और एड्रेस के केमिकल्स मिले बगैर हम कोई भी फाइनल डिसीजंस नहीं कर पाएंगे, तो हमारे जी पब्लिकेशंस कम हो जाते हैं, अच्छे जर्नल्स में हम पब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो उसका भी एक रोल होता है कि प्रोजेक्ट्स हमें मिले, तो प्रोजेक्ट सबमिट किए, प्रोजेक्ट्स मिले और उसमें अच्छे जर्नल्स में हमारे आए वो। तो आप छत्तीसगढ़ का, मैं इसमें बोलूंगी कि जितने स्टूडेंट्स थे वो आईयूपी से, हमारे रविशंकर यूनिवर्सिटी से निकले हैं। आप जी छत्तीसगढ़ के किसी भी अच्छे टॉप के आप कॉलेजेस देखेंगे, उसमें सभी में प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सारे उसी में स्प्रेड हैं। और अब नेशनल लेवल पे भी इंडस्ट्री में भी है स्टूडेंट्स, फॉरेन में भी स्टूडेंट्स गए हैं। तो उनमें ये जो ट्रेनिंग है, ये जो जी ट्रेनिंग पार्ट है, ये ट्रेनिंग उनको लाइफ में बहुत काम आई और इसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे बच्चे कर रहे हैं। आई एम हैप्पी, मिल पाए ना मिल पाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ऐसा वो कर रहे हैं, ऐसा एक सेटिस्फेक्शन आता है ना, आप काम करते हो तो एक सेटिस्फेक्शन आता है। जी तो जी वो मैम। सेटिस्फेक्शन जो आता है ना उसमें अंदर से कि हम, आई डिड समथिंग इन माय लाइफ, कि मैंने किया, कि जो चाह रहे थे वो हुआ। तो इसको, ये जर्नी इस तरह से ट्रेवल्ड हुई। जी। तो मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि इस प्रश्न के उत्तर देते वक्त मैम से आप दो चीजें तो सीख सकते हैं। पहली चीज ये, मैम ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने टीचरों को और अपने स्टूडेंट्स को दे दिया। जो भी कुछ मैम ने प्राप्त किया है वो टीचरों के द्वारा प्राप्त किया है या स्टूडेंट ने किया, मैम ने कुछ नहीं किया। ये इनकी महानता को एक और तरीके से वर्णन कर रहा है और ये एक मात्र शक्ति कर सकती है। सत सत नमन मैम आपको। और दूसरी चीज जो मैम ने कहा कि अगर आपके पास सुविधाओं का अभाव है तो आप उनसे लड़ करके कार्य कर सकते हैं अगर आप कार्य करना चाहें, और इस प्रकार से ही रिसर्च के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। और पब्लिकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी चीज आपने फाइंडिंग की वो दुनिया के सामने जो है जितनी जल्दी आ जाए उतना ही अच्छा है। तो मैम आपकी बातों से जरूर हमारे जो बच्चे हैं वो जो भी लोग हमारे दर्शक हैं वो सभी प्रेरित होंगे और अच्छा कार्य करेंगे। मैम मेरा अगला प्रश्न जो है वो है थोड़ा सा आज के माहौल से जुड़ा हुआ। आज जो पेंडेमिक आउटब्रेक आप देख रहे हैं हो रहा है और उसमें हेल्थ सेक्टर जितना अपना कार्य कर रहा है उसमें कंधे से कंधा मिला के हमारे सभी फार्मेसी प्रोफेशनल्स ने भी काम किया।
सभी प्रकार की फैक्ट्रियां, सभी प्रकार के उद्योग बंद थे, लेकिन फार्मेसी उद्योग चल रहा था, फार्मेसी की फैक्ट्रियां काम कर रही थी। हमारे बच्चे जो जो हमारे लोग हैं वहाँ पे, वो जो काम कर रहे थे, वो 24 घंटे उन्होंने बल्कि काम किया और आगे लेकर के गए। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स या जहाँ पर भी फार्मासिस्ट की जरूरत रही, वहां पर लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके सभी हेल्थ वर्कर्स के साथ काम किया। तो क्या आपको लगता है कि इस पेंडेमिक आउटब्रेक के बाद जो फार्मेसी के में करियर की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ी हैं, या फार्मेसी के लोगों के जो सम्मान है उसमें वृद्धि हुई है? इस पे आपके क्या विचार है? आई एम हैप्पी विद दिस कोविड। और जी इसको एक नेचर, हमारे इंडियन कल्चर का जो एक नेचर है ना, अभी जो जनरेशन का जो नेचर है, कि अगर उनको चैलेंज नहीं किया जाएगा ना तो वो काम नहीं करेंगे। जी ये एक जो नेचर है हमारा, ऐसा हमारा नेचर नहीं होना चाहिए। आपको अच्छा लगता है आप करते चलो, आप अपने जी कर्तव्य ड्यूटीज को करो, लेकिन करंट में जो नेचर है कि आपको जब चैलेंज करते हैं तो आप कुछ भी कर देते हो। तो इसको मैं एक पॉजिटिव लेती हूँ कि कोविड ने हमें दिया बहुत कुछ है, जी बहुत मैम। कुछ दिया। अगर ये पैंडेमिक नहीं आया होता तो वैक्सीन रिसर्च में हम नंबर 1 नहीं होते। जी बिल्कुल सही बात। वैक्सीन, 8 वैक्सीन पर रिसर्च हम नहीं कर रहे होते, हमारे साइंटिस्ट ये अचानक नहीं वर्ल्ड में नहीं आते। तो ये एक चैलेंज के रूप में है। और जो फार्मेसी प्रोफेशन है, इसमें आपने देखा हो कि जो हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ने दिन रात काम किया, और जो जी मैम। डिस्ट्रीब्यूटर और एफएनडी वाले हैं, इन्होंने भी दिन रात काम किया। जी कभी भी किसी को मेडिसिन की कोई कमी नहीं हुई। ये इन दो चीजों पर में फार्मेसी प्रोफेशन एस्टेब्लिश हो गया कि वी आर आल्सो ए पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशन। जी जो 2008 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फार्मडी प्रोग्राम शुरू किया था, कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जी मैम। आज भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे इस कंट्री की जब हम फॉरेन का एग्जांपल देते हैं, वहां पे तो फार्मासिस्ट बहुत अच्छा है, क्या हम ये इसको अचीव कर पाएंगे? सब लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मैं जी मानती हूँ कि इसने, जो पैंडेमिक सिचुएशन आई, उसने हमारे सप्लाई चेन और हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, इन दो में ये बता दिया कि हमें प्रैक्टिसिंग फार्मेसी में भी अपना परचम लहराना है। इंडस्ट्री में तो हमने सप्लाई किया, 150 कंट्रीज को हम सप्लाई कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली आपने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर में अपने नियर बाय जो कंट्री हैं, इनमें भी वैक्सीन को उन्होंने दिया। जी मैम। क्यों? ये अबंडेंस, ये जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी जो है, ये ऑलरेडी हमारी कंट्री में थी। और हमारे जो फार्मासिस्ट हैं, जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, ये वहां पर फार्मेसी वाले लोग जो काम कर रहे हैं और दूसरे भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, ये ऑलरेडी कैपेबिलिटीज का सामने दिखना कि हम हैं कैपेबल। तो इंडस्ट्री में हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाए जा रहे हैं, ये ऑलरेडी जस्ट हो है ही। लेकिन फार्मेसी प्रैक्टिस प्रोफेशन हमारा अप्रूव हो गया कि फार्मासिस्ट, फार्मेसी प्रैक्टिस प्रोफेशन भी हमें डेवलप करना है, और हम सभी को डेवलप करना है। तो इसको डेवलप करने के लिए अब हमें बताने की जरूरत नहीं कि फार्मेसी प्रैक्टिस में बताना है। तो इसको हम इस रूप में लेते हैं कि फार्मेसी प्रैक्टिस को डेवलप करना अब सबकी जिम्मेदारी हो गई है। और ये जी मैम। सबकी समझ में आ गया है, हमारे गवर्नमेंट्स को भी समझ में आ गया है। और आई थैंक्स टू वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दोनों को मैं बोलती हूँ कि उनका जो विजन है, और वो कंटिन्यूसली हमारे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये अभी फ्रंट में आपको नहीं पता चलता है पब्लिक में, लेकिन अंदर वो कितना काम चल रहा है ये आपको एहसास नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट 16-17 साल के बाद छत्तीसगढ़ में निकली। इसके पहले जी नहीं निकाली थी, किसी ने सोचा ही नहीं कि निकालेंगे। और जी फार्मासिस्ट की पोस्ट निकाली गई पूरे कंट्री भर में। ये इस तरह से जॉब्स को जगह जगह पे निकालना, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। गवर्नमेंट के जितने सेक्टर्स हैं उसमें ये बताना कि फार्मासिस्ट भी अप्लाई कर सकता है, इस पर काम करना और जी मैम। एक्सेप्टेंस करवाना, ये एक छोटा सा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि
अभी आप ये सोचोगे कि हमारे जो इसके लिए हमने यूनिफाइड सिलेबस तैयार किए, ये जो यूनिफाइड सिलेबस तैयार किया जिससे कि ये डिफरेंसेस ना है कहीं पे भी, जो टीचर जहाँ का जैसा पढ़ाना चाहता है वो पढ़ा सकता है। जी मैं जी ऊपर हूँ, मैं नीचे हूँ, या तुम अच्छे हो या ऐसे, इस तरह के कोई भी मैटर ना है। यूनिफाइड सिलेबस है, स्टूडेंट्स पढ़ना चाहता है जहाँ पढ़ना चाहता है पढ़ ले, सारे लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिस टीचर का लेना चाहता है वो वहाँ पढ़ सकता है। तो आपके पास यूनिफाइड सिलेबस में यूनिफाइड चीजें होंगी, तो आप ये प्रैक्टिसिंग फार्मेसी और इंडस्ट्री फार्मेसी, इसमें जहां जाना चाहो आप कर सकते हो। और इस प्रोफेशन में नए आयाम इस पैंडेमिक सिचुएशन में निकले हैं, और सभी ने इसकी महत्ता को ये जाना है कि फार्मेसी प्रोफेशन में फार्माको विजिलेंस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। उसमें न्यू एरियाज भी आए, जैसे यूनिफाइड सिलेबस में ये डला हुआ है कि अपने स्टूडेंट्स को नए ग्लोबली, क्योंकि हमने सप्लाई किया इंडस्ट्री में, तो ग्लोबली हमें हमारे स्टूडेंट्स को समझ आना चाहिए। तो यूनिफाइड सिलेबस में आई एम हैप्पी टू से दैट कि मैं उस समय उसमें तो जब ये सिलेबस हम प्रिपेयर कर रहे थे तो उसकी टीम में मैं थी, तो हमने नई नई चीजों को उसमें डाला, नए टॉपिक्स को डाला। तो ये क्वेश्चन आया कि कौन पढ़ाएगा, हमने कि नैनो टेक्नोलॉजी किसने पढ़ाई थी, तो लेकिन हमारे जी बच्चों ने पढ़ा ऑलरेडी, जी और नाउ दे आर मास्टर। तो कभी ना कभी तो हमें करना है। तो ग्लोबल नीड्स को देखते हुए अपने स्टूडेंट्स को तैयार करना, और जब हम नहीं देंगे, जब हम देंगे तभी तो कर पाएंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज के स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट है, वो पढ़ लेते हैं, उनको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है, सिर्फ गाइडेंस और सिर्फ कुछ पॉइंट्स की जरूरत है, ज्यादा नहीं, वो कर लेते हैं और वो स्मार्ट इनफ है। तो फार्माको विजिलेंस एरिया, 3D प्रिंटिंग एरिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरिया, इलेक्ट्रो जो इन सिल्को ट्रायल्स एरिया, जी मैम। बायोलॉजी ऑन चिप्स एरिया, ये इस तरह के जो एरियाज हैं इन सबको डालने की कोशिश की गई, तो ये उसमें हमने डाले। तो आज ग्लोबली अगर हमें अपने स्टूडेंट्स तैयार करने हैं तो उनको इन चीजों से फेमिलियर होना पड़ेगा। तो जब वो फेमिलियर होंगे तो वो हम हमारी कंट्री को आगे ले जाने में हेल्पफुल होंगे, और हम एक डेवलप कंट्री और एक विश्व गुरु की जो हम परिकल्पना हमारे पीएम मोदी जी करते हैं। और आज आपने देखा होगा कि हम पहले थे और हम अपनी रिसर्च को देखते थे और हम अपनी रिसर्च को देते थे। अ, जितने भी जीरो की खोज हुई है आपके जी मैम। यहाँ, जो ये सब जो खोज हुई है ये सब, मैं इस एरिया में नहीं जाती क्योंकि ये अलग ही विषय हो जाएगा। तो ये जो खोज हुई है ये हमारे यहाँ थी पहले। आज राम की कहानी जब हम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि भाई एक उड़न खटोला था और उस पे चढ़ के वो गए। अब संजय का केस है कि वो आंखें पे पट्टी बांध करके जी भी वो देख रहे हैं। तो ये सब खोज तो पहले हमारी कंट्री में ऑलरेडी थी, जी सनातन परंपरा में मैम। थी। तो इसको अभी प्रूफ करके सामने लाना, डिवाइसेस यूज करके उसको सामने बताना, ये तो अब आया है, पहले भी थी। तो इसको ढूंढ करके लाना। तो ये जो डिफरेंट एरियाज है जहाँ पर न्यू एरियाज हैं, जहाँ पर हमें फार्मेसी प्रोफेशन में प्रैक्टिसिंग फार्मेसी में भी परचम को लहराते हुए हमें इक्विप्ड और कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट को तैयार करना, इसमें बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे सप्लाई चेन है, बहुत सारे एप्स तैयार करना आपको, ये फार्मेसी कर सकता है। टेलीमेडिसिन है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, आपके रेगुलेटरी एरिया है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, क्वालिटी कंट्रोल सेक्टर है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स करना है, आपको पेटेंटिंग एरिया है, जो पहले हम लोग पेटेंट नहीं करते थे, एज्यूम करते थे, लेकिन पेटेंटिंग में हाउ टू राइट द पेटेंट, ये एरिया है। तो इस तरीके से हम देखें तो बहुत सारे सेक्टर हैं जहां हम कर सकते हैं। पेशेंट काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया है। जी तो ये पेशेंट काउंसलिंग करना, इसके लिए एक कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट चाहिए, उसकी फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरेपी होना बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग फार्माकोलॉजी फार्माकोथेरेपी होनी चाहिए। तो इस तरह स्टूडेंट्स तैयार हो सकते हैं। तो एवेन्यूज है, स्टूडेंट का एरिया में उसको क्या इंटरेस्ट है,
वो उस जगह पे कुछ भी निकाल के हो सकता है। तो ये फार्मेसी प्रैक्टिशन कोई छोटा सा या इंडस्ट्री में जॉब करने लायक नहीं बचा, सिर्फ उतना नहीं है, अब ये इतना बड़ा हो चुका है, स्टूडेंट को जील चाहिए उसे क्या करना है, और जो भी करेगा वो हर जगह वो अपना नाम कमा सकता है और अपना अर्निंग कर सकता है और बहुत अच्छे से कर सकता है। तो अवेन्यूज बहुत बड़े हैं जी। जी मैम। तो जैसा हमारे आदरणीय पीएम ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलना है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि फार्मेसी क्षेत्र के लोगों ने ही आपदा को अवसर में बदला और भारत का नाम पूरे विश्व में किया और आज जो है अग्रणी है। और जैसा आपने कहा, मैम ने कहा अभी कि हम वर्ल्ड इंडिया जो है आज वर्ल्ड फार्मेसी है, तो ये है और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है मैम की हमारे जितने भी दर्शक इसको सुन रहे हैं, आने वाले समय में इस चीज को वो बनाए रखें और हमेशा भारत को जो है इस फील्ड में आगे लेकर के जाएं। तो मैम अब एक ऐसा प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जो कि मुझे आपकी जो सीवी प्राप्ति थी उसमें बहुत ही अच्छा लगा देख करके, कि आपने अपने अध्ययन के दौरान सदैव उच्च स्थान प्राप्त किया और ढेरों अवार्ड्स प्राप्त किए अपने अध्ययन के समय, जब आप बी फार्म कर रही थी, एम फार्म कर रही थी। तो जो फार्मेसी के छात्र छात्राएं हैं, उनके अध्ययन के दौरान विषय की गंभीरता को में जो उनकी रुचि है उसको बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? और इस प्रकार से आप अपने सुझाव दीजिए कि किस प्रकार से जो हमारे छात्र छात्राएं हैं वो अच्छे तरीके से इस फील्ड की तैयारी करें और आगे चलकर फिर अपना नाम बनाएं। किसी सब्जेक्ट को जैसे पढ़ना है तो आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, जी इस पे बहुत डिपेंड करता है। हमारे अभी फार्मेसी में बी फॉर्म सिलेबस में मतलब हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और एग्जाम देने के लिए जब हम जाते हैं तो हम कहेंगे हाँ 24 सब्जेक्ट्स है। जी जी तो ये 24 सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स ऐसा नहीं बोल सकते, उसके अंदर भी बहुत सारे यूनिट्स हैं। उसमें पर्टिकुलर जैसे कोई यूनिट है या कोई एक एरिया, जैसे कोई एक वर्ड अपन बोल दें तो जैसे टेक्नोलॉजी बोल दिया या डोजेस फॉर्म या टैबलेट ही आपने बोल दिया, तो आपको उसके सराउंडिंग टैबलेट का एप्लीकेशन क्या है, हम जी टैबलेट ही क्यों लें, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ टैबलेट ही क्यों लें, वो तो सराउंडिंग एरिया जो है आपको उसके लिए स्टूडेंट्स में एक क्रिएट करना पड़ता है कि आप टैबलेट क्यों लोगे, और इसका सोशल रेस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए फिर आप जब उनको टीच करने जाओगे तो स्टूडेंट में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, जी उसके सराउंडिंग पढ़ना पड़ेगा। सीधे आप टैबलेट बोल दोगे वो सर्कुलर होती है और उसमें ऐसा होता है तो वो नहीं जाएगा। टैबलेट बड़े लोग कैसे लेते हैं, बच्चों को कैसे देना है, और टैबलेट कैसा हैंडी है, और इस तरीके के अगर सोशल नॉर्म से शुरू करते हुए जब शुरू का कोई भी लेक्चर लेते हैं, हम उसका जो डिवीजन है, फर्स्ट 5 मिनट हमें सोशल एस्पेक्ट पे हमेशा बात करनी चाहिए, और हम ये ना कहें कि उसका सोच कि ये तो क्या सोसाइटी की बात करते हैं, ये तो पढ़ाते नहीं है, नहीं, जी हम जी जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो अल्टीमेटली सोसाइटी में ही जानना है। आज हम बात कर रहे हैं कि हम लोकल टू वोकल, हम क्यों जी कर रहे हैं भाई, ये भी तो साइंस है ना, क्योंकि लोकल टू वोकल की बात आ गई क्योंकि हमने सिर्फ साइंस साइंस पढ़ाना शुरू किया, इसलिए मोरालिटी खत्म हो गई हमारे यहाँ। अभी जितने भी आईआईटीज हैं उन सब में मोरल का लेक्चर होता है, फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें स्टूडेंट को पास करना होता है, लेकिन जब हम पहले पढ़ते थे और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमारे बच्चों में सोशल से सबसे पहले उस वर्ड को जोड़ो, जब हम उसको सोशल से शुरू और उसकी यूटिलिटी बता देते हैं तो स्टूडेंट में वो क्रिएट हो जाता है कि ये है क्या, पहले उसमें जी जागृत करना, जिज्ञासा जागृत करना, कौतूहल जागृत करना उनमें कि ये है क्या और हम क्यों पढ़ें, हम इसको पढ़ें क्यों, क्योंकि वो सबसे पहले क्वेश्चन है मैं क्यों पढ़ूं भाई इसको, मेरा मुझे नहीं अच्छा लगता ये, तो ये पढ़े, ये उसमें 5 मिनट सोशल एस्पेक्ट उसके देने होंगे हमें। सोशल एस्पेक्ट के बाद में फिर हम जब उसको पूरा बताते जाएंगे ये फॉर्मूला है, ये ड्रग है और ये एक्सिपेंट्स हमें यूज करने चाहिए, तब वो सिलेक्शन ऑफ एक्सिपेंट्स में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो खुद ही जी एक्सिपेंट को सेलेक्ट कर लेगा कि नहीं ये इस एरिया में चीपर मिलता है तो हमें ये करना चाहिए, इसको चूज करें तो देखते हैं क्या आता है।
तो इस तरह से इंटरेस्टिंग उसको बनाते हुए सोशल एस्पेक्ट मैं सोचती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक की यूटिलिटी को बताने के लिए। आपने बुक्स में देखा होगा स्टूडेंट्स को, जब मैं कॉपी चेक करती हूँ ना तो ये देखते बड़े अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस लिखे होते हैं, लेकिन जब उनसे पूछने जाओ तो उनको नहीं पता कि ये एप्लीकेशन उसने लिखा क्यों है, क्योंकि उसने बुक से देखा और उसको लिख दिया, लेकिन उसको इसका रियल में सेंस नहीं मालूम। जी मैम। तो ये सेंस उनमें जगाना इम्पोर्टेंट होता है। ये जस्ट लाइक ऐसा होता है, कोई एक गूंगा आदमी है, उसको गुड़ खिला दिया, फिर उससे पूछा कि बेटा ये कैसा है, इसका स्वाद कैसा है, वो सिर्फ बोलता रहे, वो अंदर फील करता लेकिन बोल नहीं पाता वो। तो हमारे स्टूडेंट्स में ये मार्क्स तो मिल गए हैं, लेकिन मार्क्स को वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। लिखा है तो टीचर को नंबर देना है, तो स्टूडेंट्स ने ये क्रिएट करते हुए उसके लिए फीलिंग और सोसाइटी से लोकल को जोड़ते हुए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इसको आजकल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम दिया है, इसको जोड़ते हुए जब हम उनको पढ़ाएंगे, उनको टीचिंग देंगे, तो स्टूडेंट भी इंटरेस्ट लेगा आपकी क्लास में, 100% कोई एब्सेंट नहीं हो सकता, वो भी इंटरेस्ट लेगा और उसको मजा आएगा पढ़ने में। और जब आप इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं ना किसी भी स्टडीज में, तो आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है। जी मैम। जी। तो जितने भी हमारे छात्र छात्राएं सुन रहे हैं वो आप मैम की बात से सीख सकते हैं कि अगर आप अपने विषय की गंभीरता को रुचि पूर्वक लेंगे, यानी आप उसमें रुचि रखेंगे कि हाँ ये किस प्रकार से आने वाले समय में हम इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो शायद आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और फिर अच्छा आप एग्जाम्स में भी करेंगे और जीवन में भी कर पाएंगे। तो मैम जैसा कि आपसे हमारी जो बात चल रही है वो ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन किया जाए और बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिल रही है, बट समय की जो है वो भी एक प्रतिबद्धता है। तो मैं अपने एक आखिरी प्रश्न की तरफ चल रहा हूँ। मैम आपने अपने कार्यों, लगन और मेहनत से नित नए मुकाम हासिल किए हैं और आप हमारी हम सभी की आप प्रेरणा स्रोत रही हैं और आपकी पहचान जो है वो फार्मेसी क्षेत्र के आपके कार्यों के साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के निरंतर प्रयास के लिए भी है। तो एक महिला होने के नाते मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जो कि शायद सीधा एक प्रश्न है कि एक महिला को फार्मेसी क्षेत्र में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हमारी जो छात्राएं हैं उनका विशेष मार्गदर्शन आप करने की कोशिश। इस क्षेत्र में मैं ये बोलूंगी, हमारा जो अभी भी कल्चर है, ऑडिबल है? जी जी मैम। हाँ, हमारा ये जो कल्चर है इसमें मेल डोमिनेशन आज भी है। हम कहते जरूर है जेंडर वाइज नहीं है, बट स्टिल वी आर जेंडर वाइज। जी मैम। और ये मैं बहुत ब्लंटली बोल रही हूँ और ये ऐसा है। और आपने मुझे ये बोलने का एक मौका दिया जिसमें मैं अपनी बात रख सकूं। आई जी मैम। थैंक्स टू द योर टीम, जी मैम। की जो निराली प्रकाशन की जो टीम है, मैं उसको थैंक्स करती हूँ कि आपने ये क्वेश्चन पूछा और मैं इसको बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुझे दिया। कि जी मैम। सभी कहते हैं कि हम गर्ल्स को बहुत आगे बढ़ाते हैं, बहुत ये करते हैं, इंट्रेंट लेवल पे हमारी गर्ल्स बहुत ज्यादा हैं। आप किसी भी कॉलेजेस में देखोगे, कहीं पे भी देखोगे कि गर्ल्स करती हैं और 70 to 60% गर्ल्स हैं वहां पर। तो जी मैम। इंट्रेंट लेवल पे तो बहुत भीड़ है, काम करने में अच्छी होती हैं, काम करती हैं और अपने काम से काम रखती हैं, ज्यादा उनको दूसरी चीजों में मतलब नहीं होता। तो वो धीमे धीमे इस और आ रही है, इस क्रोनोलॉजी में अपने आप को आ रही हैं। लेकिन जब हम लीडरशिप की पोजीशन की बात करते हैं, तो वहां पर लीडरशिप में मुश्किल से एक या दो या चार गर्ल्स लेडीज दिखेंगी आपको, और है ही नहीं। और जब हम किसी भी चीज का डिसीजन लेते हैं, कुछ भी डिसीजन लेते हैं, तो जो टॉप में होता है उसका एक्सपोजर ज्यादा होता है और जो नीचे होता है उसका एक्सपोजर कम होता है। इसमें हम ये बोलते हैं कि उसको आता नहीं है, क्योंकि उसका एक्सपोजर ही नहीं है तो उसको आएगा कैसे। तो जो टॉप में लेडी है और या जो टॉप मोस्ट पोजिशंस है, उसका एक्सपोजर लेना, धीमे धीमे अपने चैलेंजेस को उन गर्ल्स को लेना चाहिए कि नहीं आज मुझे नहीं आता, मुझे बैक नहीं होना है, मुझे लेना है चैलेंज। ठीक है नहीं आता, लेकिन एक्सपोजर नहीं होगा तो हमारे आगे कौन आएगा, आगे जाएगा कौन, और पीछे वाली गर्ल्स आगे आएंगी कैसे। और ये हमारा जो करेक्टर है, ये हमारा नेशनल बिल्डिंग में भी काम देता है।
जी जी हमारी पुरानी लेडीज हुआ करती थी, वो हमारी संसद में भी रही है और हमारे राज्य में भी रही है, और वो धीमे धीमे करते हुए सारी चीजों को लेते हुए वो आगे आई है और उन्होंने करके दिखाया है। तो वो हमारा मोटो है, हम उनको देखें। जैसे सरोजनी नायडू है ना, विजय राजे सिंधिया है, वो सब लेडी है, वो वहां बैठी थी और वो अपने कल्चर को रखते हुए, हमारे कल्चर को रखते हुए, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने भारतीय सभ्यताओं को, अपने कल्चर को रखते हुए वो लोग वहां तक पहुंची और उन्होंने एक परचम लहराया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये आज की हमारी लड़कियों को समझना है। ये जो गर्ल्स हैं उनको ये समझने की जरूरत है कि हमारी जो सनातन परंपरा है इसको हमें मानना है। अपने जो आपको घर में तब मना कोई भी नहीं करेगा अगर आप सिस्टम से चल रहे हो तो। आज के मॉडर्न जो सिस्टम है, उस मॉडर्न सिस्टम को, अपने सनातन परंपरा को मॉडर्निटी में लाते हुए आपको आगे आना है और काम करना है। तो आपके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा। तो उस तरीके से अगर आप बढ़ोगे तो आपका नाम होगा, आपकी रेस्पेक्ट होगी और आपको लोग एक रेस्पेक्ट नजरिए से देखें, और रेस्पेक्ट हर किसी को पसंद होती है। तो उस एरिया में उस तरीके से चलेंगे तो ये कर सकते हैं। और लीडरशिप पोजीशंस में अभी ये गर्ल्स आई कितने दिन पहले हैं, 20-25 साल पहले से तो आना शुरू किया। इसके पहले हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं हुआ करता था। जैसा मैं एक बोलती हूँ कि मेरे टाइम पे थी ही नहीं, मैंने आना शुरू किया, पैशन था तो आ गए। और साथ में मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है कि उनके साथ साथ चलने का, और छोटे छोटे बच्चों के साथ में ले करके हर जगह में जाना। उसमें ये हुआ कि हर जगह जाते थे, परेशानियां होती थी, लेकिन छोटे बच्चों के साथ में उन गर्ल्स को भी आना चाहिए, क्योंकि जो मैंने सीखा है कि छोटे बच्चों के साथ में भी मैं हर जगह गई उनके साथ और वो मुझे लेके गए। तो उनके साथ जाने से क्या हुआ, मुझे एक्सपोजर साथ साथ हो गया। वर्क करने का मौका नहीं मिला, कर नहीं सकती क्योंकि जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो लेकिन एक्सपोजर हो गया, जैसे फ्री हुए हमने काम करना शुरू किया। तो एक्सपोजर को खत्म नहीं किया। तो वो टाइम स्पान जो आपका था, मैनेजमेंट जो आपका टाइम का था, वो मैनेजमेंट आपको अब नया फिर से सीखने में नहीं लगाना पड़ा। जी तो वो यूटिलिटी है, आपको मिले आप जरूर जाओ, मैनेज करो, कैसे भी मैनेज करो और आगे आओ। तो उस चीजों को करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। और लीडरशिप पोजीशंस की मैं बात देखूंगी कि अभी गर्ल्स आ रही हैं, लेकिन वो अप टू दी एक्सपोजर ना होने की वजह से उनको उतना नहीं आता जितना कि एक जेंट्स वर्क को आता है। वो हर चीजों को हैंडल भी कर लेते हैं। और मेरी एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये भी होगी कि जो मेन है ऊपर, वो गर्ल से काम करवा लेते हैं लेकिन उनको पोजीशन भी दें। ये जो न्यू जनरेशन आई है वो उनको पोजीशन दे रही है। जी और पुरानी जनरेशन में मैं बोलूंगी बहुत कम लोग हैं जो उनको फ्रीली फ्रीली बात करने वुमेन को। तो बहुत जो फ्रीडम अगर नहीं है ना, तो आप नहीं कर पाते हो। तो फ्रीली वो उनसे बात करें। तो आप एक वर्क के लिए आप एक पोजीशन आप उसको दोगे। और मैं नहीं बोलती कि ऐसा कि, लेकिन जब आपकी एक फ्रेंडशिप या एक आपका लिंकेजेस होते हैं, लिंकेजेस इन द सेंस, आजकल लिंकेज को निगेटिव लिया जाता है, कि आपका जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो आप काम कर सकते हो। Exposure is the foremost criteria for development of your personality, for development, for your skill. तो ये एक्सपोजर बहुत जरूरी होता है। जब आप करते हो तो आप पूरे एरिया में समझ पाते हो, सोच पाते हो, तब आप बेस्ट एग्जाम्पल और बेस्ट चीजों को अपने लाइफ में कर पाते हो। तो ये गर्ल्स को है कि चैलेंज लेना बहुत जरूरी है। और आपने फॉरेन का भी देखा होगा कि उनको हमारे बाद में उनको इक्वालिटी मिली है, लेकिन हमारी कंट्री में तो शुरू से इक्वालिटी थी। जी जी तो गर्ल्स को चैलेंज लेना है, नहीं आता पूछ के, सब लोगों से पूछ पाछ के आगे बढ़ जाए। जैसे मैंने कि वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट लड़ना था तो भाई आप लोग साथ दोगे ना, सबको हाँ करवा लिया, फिर उसके बाद हाँ मैं चाहती हूँ, तो तब मैंने वो पोस्ट ली, सबको हाँ करके, तो आराम से हो गया। वो लोग भी चैलेंज ले, आराम से हो जाएगा। और न्यू जनरेशन तो बहुत अच्छी है, साथ लेके चलती है, बहुत अच्छी बात है ये। जी मैम।
तो हाँ, जितने भी हमारी छात्राएं इसको देख रही हैं, जो भी महिला हमारी टीचर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सभी से हमारी गुजारिश है कि वो अपने अंदर जो उनकी हिचक है उसको छोड़ें, जैसा कि मैम ने अभी आपको एग्जाम्पल्स में दिया, और हिचक छोड़ के जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिले वो आगे बढ़े। और जितने भी लोग हैं आज के नई जनरेशन में, जो लोग आ रहे हैं, जो जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, वो इन बंधनों को तोड़ें कि एक वो पुरुष है या महिला है, इन बंधनों को तोड़ करके खास करके प्रोफेशन के लिए और उस व्यक्ति के उसके पर्सनल ग्रोथ के लिए और संस्थान की ग्रोथ के लिए मिल करके कार्य करें तो काफी बेहतर होगा। मैम, जैसा कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमको दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारी टीम थैंक फरमा लोग जो है वो बहुत मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो आपने जितनी भी बातें हम लोग को बताई, वो चाहे वो हमारे छात्र हों, छात्राएं हों, टीचर संवर्ग के लोग हों, जो लोग इंडस्ट्री में कार्य कर रहे हैं, वो फार्मेसी से जुड़े हों या फार्मेसी से ना भी जुड़े हुए लोग हों, अगर वो इस इंटरव्यू को देखेंगे तो उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और आपने अपना अमूल्य और महत्वपूर्ण समय हमको दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञापित करते हैं। और अब मैं दो शब्द चाहूंगा हमारी जो अमित झा जी हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं टीम फमा लोग के, और हमारी जो टीम है फमा लोग की, उनके लिए कि आप अपने दो शब्द हमको दें। अमित झा भी जुड़ चुके हैं। यू अमित फॉर गिविंग इन दिस प्लेटफॉर्म। और ये इस तरह से इतने पर्सनल क्वेश्चंस के साथ में, और जो मैं मन में थे कि मुझे किसी प्लेटफॉर्म में बोलना है, और बोलना सिर्फ अपर क्लास के लिए नहीं, मेन तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए और जो यंग जनरेशन आ रही है उसके लिए, कि हमने जो एक्सपीरियंस किया उस वो परकुलेट हो आगे, जिससे कि वो हिच को छोड़ करके आगे आए और चैलेंजेस को लें और लीडर पोजीशन में आए, जिससे कि जो 50% सिर्फ काम करने वालों को दिया गया, ये रेस्ट 50% जो है वो सिर्फ घरों में है, वो कहीं ना कहीं आकर के ये कंट्रीब्यूट करें। तो ये जब 100% हमारा नेशनल बिल्डिंग में आ जाएगा तो हमारी कंट्री विश्वगुरु बननी ही है, 100% बनना ही बनना है। तो उसमें इनका भी कंट्रीब्यूशन हो, तो 100% को हमें कैसे भी जोड़ना ही जोड़ना है। और हमारे जो फार्मेसी प्रोफेशनल्स के हैं, इनके लिए मैं ये कहूँगी कि इनको जो भी काम करें, मन से करें, दिल से करें। तो उसमें जैसे ही आप कमिटमेंट के साथ काम करते हो तो दिल से काम करते हो, और जब दिल से काम करते हो तो आपको ये नहीं लगता कि ये काम है, ये आप उसको खुश होके करते हो। जब खुशी होती है ना तो आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होते हो, और वो जो इम्प्रेशन आपका सोसाइटी में जाता है वो इतना एनर्जेटिक और मोटिवेट करता है। पूरे आपके आसपास जितने लोग हैं, जो लोग सुनते हैं, जो लोग करते हैं, इतना मोटिवेट करता है, तो एनर्जी ये पूरे एरिया में फैलती है, पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। और हम पॉजिटिव एनर्जी को पूरे सोसाइटी में फैलाने में अगर हल्का भी कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी लाइफ की उपलब्धि होती है। आप चाहे कोई भी हो, आप पोस्ट से, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती कि पोस्ट किसी की अच्छी है तो वो अच्छा पर्सन हो गया, नहीं, पोस्ट जी को मैं मैम। बिल्कुल नहीं मानती। जो भी पर्सन है वो खुशी होकर के एनर्जी स्प्रेड कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड कर रहा है, दैट इज द बिग, मतलब वो गॉड के करीब होता है, गॉड के ज्यादा करीब जाता है। तो अगर किसी को स्वर्ग मिल गया, इससे बड़ा और क्या लाइफ में है। तो ऐसा जहां पे भी रहो, जैसा आप तुम लोग अभी कर रहे हो, प्लेटफॉर्म एक यूज किया है और लिस्टिंग करते जा रहे हो, और फार्मेसी प्रोफेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं ऐसा तुम सोच पा रहे हो, जो किसी ने नहीं सोचा। मेरी नॉलेज इतनी है कि किसी ने नहीं सोचा, तुमने उसको करने की कोशिश की, और उसमें आज तुम्हारा ये बहुत सारी जगह फैला भी है। तो इसके लिए मैं बोलूंगी कि एक बड़ा अच्छा पाइस प्रोफेशन तुम में जो कर सकते हो उसको तुम कर रहे हो और खुशी खुशी कर रहे हो। तो एनर्जी लेवल बढ़ाए रखना और मोटिवेट होते रहना और दूसरों को करते रहना, ये इतना बड़ा काम है। तो जिंदगी में मजा आ जाता है बस, और कुछ नहीं बोल सकती मैं। तो वो अपन हमेशा करते रहो और मोटिवेट करो बस। तो जहाँ पॉजिटिव एनर्जी वहाँ दुनिया अच्छी और आप खुश, और हम अपनी हिंदू परंपरा से जुड़े भी रहे। और हिंदू जो हमारे भारत का जो नेचर है कि शांति सुखाय सर्वे
कुटुंबकम सुखिना वाला जो है और वासुदेव कुटुंबकम जो हमारा है, हम उससे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हम जुड़े हैं, और ऐसा हम कर पाने में थोड़ा सा कुछ एक समुद्र में बूंद जैसा हम कुछ कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया हम सभी को, आपका मार्गदर्शन मिला मैम, इसके लिए पूरी फार्मा लूप टीम, पर्जन्य सर, अमित झा, आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सादर सो प्रणाम मैम, मच फॉर गिविंग सादर द प्रणाम।